$4.16 ट्रिलियन GDP के साथ ये दुनिया की तेजी से उभरती हुई मईशत भारत है, जो चंद ही माह पहले बर्तानिया और जापान जैसी बड़ी माशी ताकतों को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी इक्तिसादी ताकत बन चुका था। आलमी मंजरनामे पर जहां यूरोप की मईशत जमूद का शिकार है और चीन सुस्त रवि की तरफ माशी तौर पर बढ़ रहा है, वहां भारत की जीडीपी ग्रोथ चंद सालों से मसलसल 6 से 8% सालाना चली आ रही है। इस माशी चमक दमक का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि भारतीय क्रिकेट लीग IPL तकरीबन $17 मिलियन फी मैच मीडिया राइट्स वैल्यू के साथ अमेरिकन नेशनल फुटबॉल लीग के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महंगी स्पोर्ट्स लीग बन चुकी है। यही नहीं बल्कि अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति यानी बिलियनियर्स भारतीय हैं। भारतीय अरबपतियों में दो नाम मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दुनिया के टॉप 25 अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में भी शामिल हैं। अंबानी ग्रुप तो अब बर्तानिया की कारपोरेट कंपनीज और ब्रांड्स को भी खरीद रहा है। बज़ाहिर एक आलमी माशी सुपर पावर बनने के लिए जो कुछ दरकार हुआ करता है वो सब कुछ हमें भारत में नजर आता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये नंबर्स जितने शानदार और दिल फरेब हैं, भारतीय मईशत अंदर से उतनी ही खोखली भी है। आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, तो आइए ये सब आपको बताते हैं। दोस्तों, भारतीय माशी चमक दमक के पीछे जो सबसे बड़ा मसला है, इसे माशियात की जुबान में सनती मरहले को बाईपास करना कहा जाता है। आसान अल्फाज में समझें तो जैसे जिंदगी का एक असूल है कि एक बच्चा पहले रेंगना सीखता है, फिर चलना और आखिर में दौड़ना सीखता है। ये असूल कमोबेश दुनिया की तमाम बड़ी मईशतों पर भी लागू होता है। अमेरिका, यूरोप और खास तौर पर हमारे पड़ोस में चीन जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक ने इसी असूल के तहत माशी तरक्की की। इन्होंने सबसे पहले ज़राअत पर अपना इन्हिसार कम करके फैक्ट्रीज लगाई, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। इन फैक्ट्रीज में करोड़ों लोग बरसरे रोजगार आए और इन्हें काम मिला, और उन अफराद को भी रोजगार मिला जो निस्बतन कम पढ़े लिखे थे या बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, यानी अनस्किल्ड, गैर तरबियत याफ्ता, गैर हुनरमंद वर्कर्स ये थे। इन्हें सिर्फ चंद दिनों या हफ्तों की ट्रेनिंग देकर लिबास सिलाई करने, जूते बनाने या खिलौने वगैरह बनाने के काम पर लगा दिया गया, जिससे इन ममालिक में बेरोजगारी भी कम हुई और एक मजबूत और बड़ी मिडिल क्लास तैयार हो गई। जब ये ममालिक दुनिया की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर्स बन गए, तब जाकर इन्होंने सर्विसेज सेक्टर यानी कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग और टेक्नोलॉजी वगैरह की फील्ड्स की तरफ कदम बढ़ाया। लेकिन भारत की मईशत ने इस निजाम से जरा हटकर काम किया। भारत ने फैक्ट्रीज लगाने के दरमियानी मरहले को स्किप कर दिया और खेतों से सीधा IT और सर्विसेज सेक्टर्स पर छलांग लगा दी। आज अगर हम आलमी सतह पर मैन्युफैक्चरिंग के शेयर का मुआवजा करें तो चीन, जो भारत जितनी ही आबादी का मुल्क है, वो पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग का तकरीबन 30% अकेला ही संभालता है, जबकि भारत का हिस्सा पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग में चीन से 10 गुना कम 3% के लगभग है। सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हर आम कम तालीम याफ्ता इंसान को रोजगार ये नहीं दे सकती। इस सेक्टर को चलाने के लिए आपको हाईली स्किल्ड, इंतहाई पढ़े लिखे, कंप्यूटर चलाने वाले, अंग्रेजी जबान समझने और बोलने वाले लोग ही अमूमन चाहिए होते हैं। आप एक अनपढ़ या कम पढ़े लिखे देहाती शख्स को चंद हफ्तों में फैक्ट्री की असेंबली लाइन पर तो खड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसे रातों रात कंप्यूटर प्रोग्रामर या कोई दूसरा इस तरह का व्हाइट कॉलर काम नहीं करवा सकते, जिसके लिए ज्यादा स्किल की जरूरत होती है। सर्विसेज सेक्टर पर ज्यादा इन्हिसार करने का दूसरा अहम नुकसान ये होता है कि सर्विसेज सेक्टर ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स को उस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकता जैसे मैन्युफैक्चरिंग का शोबा करता है। जब दुनिया में कोई भी बहरान या मंदी आती है तो बड़ी बड़ी कंपनी सबसे पहले अपनी मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और IT के बजट को ही कम करती हैं, जिससे सर्विसेज सेक्टर की नौकरियां रातों रात कम हो जाती
جاتی ہیں۔ اس کے برعکس مندی کے دور میں بھی صابن، ڈٹرجنٹ، جوتے اور کھانے پینے کی اشیاء خریدنا عام طور پر لوگ بند نہیں کرتے، اس لیے مینوفیکچرنگ پر قائم معیشتیں مشکل وقت میں بھی قدرے بہتر پرفارم کرتی ہیں اور سروسز سیکٹر سے نسبتاً زیادہ مضبوطی سے کھڑی رہتی ہیں۔ سروسز سیکٹر پر زیادہ انحصار کرنے سے بھارت کو ایک اور نقصان بھی ہوا ہے، وہ یہ کہ امیر تو زیادہ امیر ہو گئے، لیکن کروڑوں کم پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے فیکٹریز کے دروازے کبھی کھل ہی نہیں سکے، جس نے بے روزگاری کے ایک نئے طوفان کو جنم دیا، یعنی اسٹرانگ قسم کی بڑی مڈل کلاس جنم ہی نہیں لے سکی۔ مینوفیکچرنگ کی اس شدید کمی اور ضرورت کو بھانپتے ہوئے 2014 میں جب مودی حکومت اقتدار میں آئی تو انہوں نے بڑی دھوم دھام سے میک ان انڈیا پالیسی کا اعلان کیا۔ اس پالیسی کا ہدف یہ رکھا گیا تھا کہ 2022 تک بھارت کی کل جی ڈی پی میں مینوفیکچرنگ کا حصہ 15% سے بڑھا کر 25% تک لے جایا جائے گا اور اس کے ذریعے 10 کروڑ نئی نوکریاں پیدا کی جائیں گی۔ بعد میں حکومت نے ٹارگٹ کے سال کو 2025 کر دیا تھا، لیکن دوستو 2025 بھی گزر گیا اور بھارت کی مینوفیکچرنگ کا شیئر اس کے جی ڈی پی میں 15 سے 17% کے درمیان ہی منجمد کھڑا ہے، یعنی 2014 کے مقام پر ہی کھڑا ہے۔ یہاں تک کہ اس دوران مینوفیکچرنگ کے نام پر صرف 2 کروڑ سے بھی کم نوکریاں ہی پیدا ہو سکی، جو کہ اصل ہدف سے 5 گنا کم بنتی ہیں۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ بھارت جسے مینوفیکچرنگ کہتا ہے وہ بھی دراصل مینوفیکچرنگ نہیں ہے، بلکہ صرف اسمبلنگ یعنی پارٹس یا پرزے جوڑنے کا کام ہی ہے۔ بھارت فخر سے جن موبائل فونز کی ایکسپورٹ کا ڈیٹا دکھاتا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ ان سیل فونز کی اسکرینز ساؤتھ کوریا سے آتی ہیں، ان کے اندر لگی مائکرو چپس تائیوان سے منگوائی جاتی ہیں اور بیٹریز چین سے امپورٹ ہوتی ہیں۔ بھارت کا کام بس اتنا ہے کہ ان بنے بنائے پارٹس کو درآمد کرے، فیکٹری میں ان کو اسمبل کرے اور ایکسپورٹ کر دے۔ اس پورے پروسیس میں بھارت کا ویلیو ایڈیشن شیئر صرف 10 سے 12% تک ہی ہوتا ہے، جسے کسی بھی صورت حقیقی مینوفیکچرنگ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایک طرف جہاں مینوفیکچرنگ کا یہ حال ہے تو دوسری طرف سروسز سیکٹر پر نیا عذاب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی صورت میں بھارت میں نازل ہوا ہے۔ بھارت نے پچھلے 30 سالوں میں جس مڈل کلاس کو کھڑا کیا تھا وہ ٹی سی ایس، انفوسس اور وائپرو جیسی بڑی کمپنیز کے کال سینٹرز اور انٹری لیول سافٹ ویئر کی نوکریوں پر انحصار کرتے تھے۔ اب اے آئی نے ان بنیادی انٹری لیول نوکریوں کو ختم کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسٹافنگ فرمز کے اعداد و شمار کے مطابق ٹیکنالوجی کے شعبے میں نئے گریجویٹس کی بھرتی سال 2021 میں جہاں تقریباً 3,80,000 سالانہ تھی، وہ 2024-25 میں گھٹ کر صرف 1,20,000 تک پہنچ چکی تھی۔ ابھی حالت یہ ہے کہ ٹی سی ایس جیسی بڑی کمپنی جو عام طور پر سالانہ 45 سے 50,000 فریش گریجویٹس کو ہائر کیا کرتی تھی، اس نے ابھی رواں سال صرف 25,000 کے قریب ہائرنگ ہی کی ہے۔ جہاں پہلے ایک سافٹ ویئر بنانے کے لیے 2 سے 3 جونیئر ڈیولپرز کی ضرورت ہوا کرتی تھی، اب اے آئی ٹولز کی مدد سے ایک اکیلا سینئر ڈیولپر یہ سب کام تھوڑے وقت میں کر لیتا ہے۔ یہ تو صرف آئی ٹی کے شعبے کی بات تھی۔ اوورآل بھارت میں ہر سال 12 ملین یعنی 1 کروڑ 20 لاکھ کے قریب نوجوان ڈگریز لے کر مارکیٹ میں آتے ہیں، لیکن ان کے لیے اتنی جابز مارکیٹ میں دستیاب ہی نہیں ہوتی۔ یوں گریجویٹس کی بے روزگاری کی شرح تقریباً 30% تک بھارت میں جا چکی ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ بھارت کے سب سے نامور سمجھے جانے والے آئی ٹی جیسے اداروں کے گریجویٹس بھی اب بے روزگار گھوم رہے ہیں۔ بھارت کا پورا تعلیمی نظام بھی اتنا جکڑا ہوا ہے کہ یونیورسٹیز جدید مارکیٹ کی ضرورت کے حساب سے اپنے کورس یا نصاب تک کو خود سے بدل بھی نہیں سکتی۔ ہر فیصلے کے لیے ہائر اتھارٹیز کی منظوری لینا پڑتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پورا سسٹم ناکامی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ بھارتی معیشت کا کھوکھلا پن صرف عام فیکٹریز یا آئی ٹی تک محدود نہیں، بلکہ دفاعی شعبے یعنی ڈیفنس انڈسٹری میں بھی صاف نظر آتا ہے، جہاں آتما نربھر بھارت یعنی خود کفیل بھارت کے نعرے کا بھی وہی حال ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال بھارت کا اپنا بنایا ہوا ہائی ٹیک لڑاکا طیارہ تیجاس ہے۔ کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود بھارت آج تک اس جہاز کا ایک معیاری ورژن تیار نہیں کر پایا۔ جو ابتدائی ماڈل بنایا گیا وہ بھی اتنے مسائل کا شکار ہے کہ اکثر حادثوں کی زد میں رہتا ہے، اور خود انڈین ایئر فورس اس سے مطمئن نہیں۔ مکمل طور پر میڈ ان انڈیا کہلایا جانے والا تیجاس کا انجن بھی بھارت خود نہیں بنا سکتا، بلکہ امریکن کمپنی جنرل الیکٹرک پر اس معاملے میں
भारत इन्हिसार करता है। भारतीय मैशत के शानदार नंबर्स के पीछे जो सबसे खौफनाक हकीकत छुपी है वो भारत में अमीर और गरीब के दरमियान बढ़ता हुआ एक बहुत बड़ा फर्क है। अदादो शुमार के मुताबिक भारत की फीकस आमदनी $2,800 है, जो कि बांग्लादेश के $2,900 से कम बनती है। हाँ, पाकिस्तान से ये ज़रूर ज़्यादा है। पाकिस्तान की फीकस आमदनी तकरीबन $1,700 है। लेकिन असल मसला ये नहीं, बल्कि मसला ये है कि भारत में दौलत की तकसीम इंतहाई गैर मसावी है। भारत का पूरा कॉरपोरेट सेक्टर मईशत के तमाम बड़े ज़राए सिर्फ चंद मखसूस बड़े ख़ानदानों और कारोबारी ग्रुप्स के कंट्रोल में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का टॉप 1% तबका 40% से ज़्यादा भारत की दौलत पर काबिज है। इसके बरक्स बॉटम का 50% तबका यानी निचला तबका, जिसमें किसान, मजदूर वगैरह शामिल हैं, उनके हिस्से में मुल्क की कुल दौलत का सिर्फ 3% आता है। इनकी औसत सालाना आमदनी इतनी कम है कि वो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल ही से अफोर्ड कर पाते हैं। यही वजह है कि भारत के 80 करोड़ लोग, जो कि मुल्क की कुल आबादी का 50% से ज़ायद बन जाते हैं, हुकूमत के मुफ्त राशन पर इन्हिसार करते हैं। ये कितनी बड़ी आबादी है, इसका अंदाजा आप यूँ लगाएं कि यूरोप की आबादी को मिला लें तो वो भी इससे कम सिर्फ 74 करोड़ तकरीबन बनती है। यानी पूरे यूरोप से भी बड़ी एक आबादी अपने रोजाना के राशन के लिए भारतीय हुकूमत पर इन्हिसार करती है। इसका मुवाजना अगर चीन से किया जाए तो चीन की तकरीबन इतनी ही आबादी यानी 80 करोड़, जिसे चंद दहाइयों में गुर्बत की दलदल से निकाल कर चाइना ने मिडिल क्लास में कन्वर्ट कर दिया है। विश्व गुरु हरगिज ऐसे नहीं हुआ करते। जहां चीन ने अपने शहरियों को रोजगार दिया, वहीं भारत ने अपने शहरियों को मुस्तकिल तौर पर एक सरकारी राशन का मोहताज बना दिया, जो कि इस बात का खुला सबूत है कि भारत की माशी तरक्की आम आदमी तक हरगिज नहीं पहुंच पाई। इस वक्त भारत में इंडिपेंडेंट माशी नंबर्स के मुताबिक बेरोजगारी की शरह 9% के लगभग है, हालांकि हुकूमत इससे कम आदादो शुमार बताती है। दोस्तों, भारत के प्राइवेट सेक्टर में चूंकि नौकरियां ना होने के बराबर हैं, लिहाजा जब भी कोई सरकारी जॉब एडवर्टाइज होती है तो करोड़ों की तादाद में नौजवान इनके लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन ये निज़ाम भी करप्शन और बहरान का शिकार है। इस वक्त भारत के नौजवानों के लिए जो सबसे बड़ा दर्द सर बन चुका है वो है पेपर लीक और इम्तहानी निज़ाम का फरसुदा होना। मुल्क में पेपर लीक माफिया का एक ऐसा नेटवर्क मौजूद है जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशंस पर इम्तहानात से पहले ही सवालनामे लाखों रुपए लेकर फरोख्त कर देता है। चंद साल पहले इंडियन रेलवे की 35,000 छोटी नौकरियों के लिए 1,25,00,000 नौजवानों ने अप्लाई किया था। आखिरी लम्हात में जब इम्तहानात का फॉर्मेट तब्दील कर दिया गया तो भारत में हंगामे फूट पड़े थे। पुलिस ने फिर ग्रेजुएट मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया था और आंसू गैस की शेलिंग भी की गई थी। जाहिर है इम्तहान के फॉर्मेट में तब्दीली उन नौजवानों के लिए काबिल कबूल नहीं थी जिन्होंने सालों अपनी तालीम पर लगाए थे और इस जॉब के इम्तहान के लिए एक खास फॉर्मेट के तहत तैयारी कर रखी थी। बात सिर्फ राशन या नौकरियों तक ही महदूद नहीं, बल्कि भारत में एक आम इंसान की जिंदगी की बुनियादी जरूरत यानी घर या छत का भी यही हाल है। भारत की 31% शहरी आबादी के पास अपने जाती घर तक नहीं, वो कच्ची आबादियों या किराए के छोटे कमरों वगैरह में रहने पर मजबूर हैं। सिर्फ मुंबई के धारावी स्लम एरिया में 1 मिलियन के करीब लोग बसते हैं, जो कि दुनिया का तीसरा बड़ा कच्ची आबादी वाला इलाका या स्लम है। अगर हम इसका मुवाजना इतनी ही आबादी वाले चीन से करें तो चीन में होम ओनरशिप यानी जाती घर रखने की शरह तकरीबन 90% है। यहाँ तक कि ब्राज़ील जैसे ममालिक जहाँ माशी मसाइल भी हैं, आम शहरियों के पास जाती घर और बुनियादी शहरी सहूलतें भारत के मुकाबले में कहीं बेहतर हैं। ब्राज़ील में होम ओनरशिप की शरह 74% है। भारत में मैक्रो लेवल पर जीडीपी के नंबर्स तो जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन वो पैसा आम आदमी की जेब में जाने या इसके सर पर छत बनने की बजाय सिर्फ चंद बिलियनियर्स के बैंक अकाउंट्स और कारपोरेट मुनाफों को बढ़ाने के ही काम आ रहा है। वैसे तो भारत का दावा है कि वो दुनिया की फैक्ट्री बनेगा और मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ नया कारोबार या फैक्ट्री शुरू करना इंतहाई मुश्किल है। अगर कोई कंपनी भारत में फैक्ट्री लगाना भी चाहे तो इसे रेड टेप और पुराने फाइल सिस्टम की दलदल से गुजरते हुए 1 से 5 साल तक का अरसा लग जाता है। इस सुस्त तरीन निज़ाम की सबसे बड़ी वजह ज़मीन का हसूल यानी लैंड एक्विजिशन और माहौलियात वगैरह से मुताल्लिक सरकारी इजाज़तनामे यानी एनवायरमेंटल लॉज हैं। इन पेचीदा कवानीन और ब्यूरोक्रेसी
पॉलिसी को सुधारने पर कोई खास तवज्जो नहीं दी गई, लिहाजा मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में सरमायाकारी करने से डरती हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल साउथ कोरिया की मशहूर स्टील कंपनी पॉस्को है। 2005 में पॉस्को ने भारत की रियासत ओडिशा में 12 अरब डॉलर की लागत से एक बड़ा स्टील प्लांट लगाने का फैसला किया, जो उस वक्त भारतीय तारीख की सबसे बड़ी बैरूनी सरमायाकारी यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट था। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये मंसूबा पूरे 12 साल तक सिर्फ जमीन के हसूल की कानूनी लड़ाइयों, मकामी मुजाहिरों, लॉजिस्टिक्स के मसाइल और माहौलियाती क्लियरेंस की फाइलों में दबा रहा। आखिरकार शदीद ख्वारी के बाद 2017 में पॉस्को ने इस मंसूबे से विड्रॉ कर लिया। बैरूनी कंपनीज को तो छोड़िए, खुद भारतीय निजाद और दुनिया की पहली वेब बेस्ड मेल सर्विस हॉटमेल के फाउंडर सबीर भाटिया ने अपना तजर्बा शेयर करते हुए बताया था कि उन्हें एक मरतबा भारत में मौजूद अपने ही कुछ मुलाजमीन को उनके काम की पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए कई दिनों तक ख्वारी का सामना करना पड़ा था। भारत में बिजनेस करने के लिए 69,000 से जायद कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनमें से 26,000 ऐसी हैं जो अगर पूरी न की हों तो इनका जिम्मेदार यानी कारोबार करने वाले को जेल भी हो सकती है। ऐसे में सिर्फ बड़े प्लेयर्स ही भारत में सर्वाइव कर सकते हैं, जिन्हें रेगुलेटरी एनवायरनमेंट पूरी तरह सपोर्ट करता है, और एक छोटी या मीडियम साइज कंपनी या फैक्ट्री के बारे में कोई जाहिर है कम ही सोचेगा। ये वो तमाम बातें हैं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राह में सबसे बड़ी रुकावट भारत में हैं। भारत दुनिया की बड़ी मईशत होने के बावजूद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63वें नंबर पर रैंक करता है। इसके बरक्स अगर हम भारत का मुआवजा वियतनाम जैसे छोटे से मुल्क से करें तो वहाँ फैक्ट्री लगाने और कारोबार शुरू करने की पॉलिसीज इतनी बिजनेस फ्रेंडली, आसान और तेज हैं कि जो काम भारत में सालों में होता है वो वियतनाम में चंद दिनों या हफ्तों में मुकम्मल हो जाता है। यही वजह है कि सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी ने वियतनाम में रिकॉर्ड वक्त में अपने बड़े प्लांट्स लगाए। अब आप खुद सोचिए कि जब एक मुल्क में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार करने की आसानी ही मौजूद नहीं होगी तो दुनिया की बड़ी कंपनीज करोड़ों डॉलर का नुकसान उठाने के लिए भारत में आखिर फैक्ट्रीज क्यों लगाएंगी? वो सीधा वियतनाम या बांग्लादेश का रुख क्यों नहीं करेंगी? इन तमाम मसाइल के अलावा भारत के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह माल भेजना यानी लॉजिस्टिक भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। भारत में लॉजिस्टिक की लागत कुल जीडीपी का तकरीबन 14% तक ले जाती है, जो कि बहुत ज्यादा बनता है। भारत में माल गाड़ियां 25 किलोमीटर फी घंटा और कार्गो ट्रक्स 20 से 40 किलोमीटर फी घंटा की सुस्त रफ्तार से चलते हैं, जो कि चीन और वियतनाम के मुकाबले में निस्फ स्पीड बनती है। भारतीय बंदरगाहों पर बहरी जहाजों को क्लियर होने में 2 दिन तक लग जाते हैं, जबकि इसका मुवाजना अगर वियतनाम से किया जाए तो साइगोन पोर्ट पर यही काम 24 घंटों से भी कम अरसे में बआसानी मुकम्मल हो जाता है। माहिरीन के मुताबिक भारत अब तेजी से मिडिल इनकम ट्रैप यानी दरमियानी आमदनी के जाल की जानिब बढ़ रहा है। ऐसे ममालिक की मिसालें ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और मलेशिया जैसे ममालिक हैं जिन्होंने एक हद तक तो तेजी से माशी तरक्की की, लेकिन जैसे ही वेजेस बढ़ी और स्किल्ड लेबर ना होने का बहरान सामने आया तो उनकी मईशतें वहीं मंजमद होकर रह गईं और कभी भी ज्यादा तरक्की याफ्ता और अमीर ममालिक की फहरिस्त में वो शामिल नहीं हो सके। भारत के सर पर भी ये खतरा इसलिए मंडला रहा है क्योंकि इसकी तकरीबन 80% से ज्यादा वर्कफोर्स गैर हुनरमंद है, जो जदीद ग्लोबल मार्केट का मुकाबला करने की सलाहियत ही नहीं रखती। भारत का माशी खोखलापन यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि हुकूमत बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसीज और बैरूनी सरमायाकारों के सामने अपनी साख बचाने के लिए अपने मालियाती खसारे यानी फिस्कल डेफिसिट के असल नंबर्स भी दुनिया से छुपाती है। इसका तरीक़ेकार ये है कि हुकूमत हर साल अरबों डॉलर्स का सरकारी कर्जा ऑफ बजट रखती है, यानी ये वो कर्जे होते हैं जो हुकूमत अपने नाम पर लेने की बजाय पसे पर्दा सरकारी कॉरपोरेशंस जैसे कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के खाते में डाल देती है, ताकि बजट की सरकारी बुक्स में मुल्क पर कर्जे का बोझ कम और मईशत कदरे बेहतर नजर आए। लेकिन आलमी माहिरीन मईशत और ऑडिट रिपोर्ट्स ने इस धोखे को बेनकाब करते हुए बताया कि अगर इन तमाम खुफिया और ऑफ बजट कर्जों को भी शामिल करके भारत का हकीकी माशी हिसाब लगाया जाए तो इसकी डेब्ट टू जीडीपी रेशो बासानी 90% से भी ज्यादा है। कर्जों का इतना बड़ा बोझ होने का मतलब ये है कि भारतीय अवाम से इकट्ठे किए जाने वाले टैक्स का एक बड़ा हिस्सा किसी नई फैक्ट्री, स्कूल, अस्पताल या जदीद रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च होने की बजाय सिर्फ और सिर्फ पुराने कर्जों पर सूद की अदायगी करने की नजर हो जाता है। भारतीय इकानमी के ये मसाइल शुमाल और जनूब में तकसीम की सूरत में भी
بھی سامنے آ رہے ہیں۔ بھارت کی جنوبی ریاستوں جیسا کہ تامل ناڈو، کرناٹک اور کیرالہ نے اپنی آبادیوں کو کنٹرول کیا، تعلیم کو عام کیا اور ہائی ٹیک انڈسٹری لگائی، جس کی وجہ سے یہ ریاستیں امیر اور ترقی یافتہ ہو چکی ہیں۔ اس کے برعکس شمالی ریاستیں جیسا کہ اتر پردیش اور بہار اب بھی بے ہنگم آبادی، کم شرح خواندگی اور صنعتی پسماندگی کا شکار ہیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کی تنہا آبادی تقریباً پاکستان کے برابر ہے۔ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بھارت میں جب آبادی کے لحاظ سے پارلیمانی سیٹوں کی دوبارہ تقسیم یعنی ڈی لیمیٹیشن ہوگی تو ترقی کرنے والے اور سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے ساؤتھ انڈیا کی سیٹیں کم ہو سکتی ہیں اور نسبتاً پسماندہ شمالی انڈیا کو پارلیمان میں زیادہ نمائندگی مل سکتی ہے۔ لہٰذا یہ معاشی تقسیم بھارت کی سالمیت اور اتحاد کے لیے بھی ایک خطرہ بن سکتی ہے۔ ماہرین معیشت کے مطابق بھارت کے پاس ان مسائل کو حل کرنے کے لیے صرف 15 سے 20 سال کا محدود وقت ہی بچا ہے، کیونکہ 2050 کے بعد بھارت کی آبادی تیزی سے بوڑھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس وقت بھارت کی میڈین ایج محض 28 سال ہے اور 60 سال سے زائد عمر کے بوڑھے افراد اس کی آبادی کا 10% کے لگ بھگ ہیں، لیکن 2050 تک یہ گراف الٹ جائے گا اور 65+ بوڑھے لوگوں کا یہ شیئر 2 گنا ہو کر ملک کی کل آبادی کا 20% ہو جائے گا اور 65 سال سے زائد عمر کے بوڑھے افراد اس کی کل آبادی کا 10% کے لگ بھگ ہیں۔ جب مغربی ممالک یا چین کی ورک فورس بوڑھی ہوئی تو وہ پہلے ہی سے ترقی یافتہ ہو چکے تھے، لیکن بھارت میں یہ لوگ لوور مڈل انکم لیول پر کھڑے ہی اس ایجنگ پرابلم کا شکار ہونے والے ہیں۔ بھارت میں پینشن یا انشورنس کی صورت میں اولڈ ایج بینیفٹس بھی کم ہی بوڑھوں کے پاس ہوں گے۔ جب 2045 کے بعد اس بڑی بوڑھی آبادی کی اکثریت کے پاس نہ کوئی پینشن ہوگی نہ ہی اولڈ ایج بینیفٹس کا ریاستی نظام، تو یہ کروڑوں لوگ راتوں رات معیشت پر ایک بڑا بوجھ بن جائیں گے۔ یوں ایک طرف ٹیکس دینے اور کارخانوں کو چلانے والے نوجوانوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور دوسری طرف بوڑھے لوگوں کی دیکھ بھال اور ان کی صحت کا پورا معاشی بوجھ ملک پر آن گرے گا، کیونکہ ان کی تعداد بڑھ جائے گی۔ جب ورک فورس سکڑ جائے گی اور ملک کا زیادہ تر سرمایہ بوڑھی آبادی کو سنبھالنے میں ضائع ہونے لگے گا تو معاشی گروتھ کا یہ انجن بھی جیم ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بھارت نے اس آخری موقع میں نوجوانوں کو حقیقی روزگار نہ دیا تو عالمی معاشی سپر پاور بننے کا خواب شاید کبھی پورا نہ ہو پائے۔ یہاں ہمارے بہت سے ناظرین اور بالخصوص بھارتی ناظرین کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تو خود شدید بیرونی قرضوں، IMF کے بیل آؤٹس اور 45% کے قریب اس کی آبادی خطے غربت کی سطح سے بھی نیچے گر چکی ہے اور پاکستان تو خود ان مسائل کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ تو لیکن دوستو، پاکستان اور بھارت کی معیشتوں کا حجم اور ان کے مسائل بالکل مختلف ہیں۔ پاکستان محض $400 بلین کی ایک چھوٹی معیشت ہے جو واضح طور پر بیلنس آف پیمنٹس کے بحران کا شکار ہے، جہاں بنیادی مالی وسائل کی کمی ہے۔ لیکن بھارت کا اصل المیہ دیوالیہ پن کا خطرہ نہیں، بلکہ یہ ایک الگ قسم کا اسٹرکچرل بحران ہے۔ بھارت کے پاس $4 ٹریلین کی اکانومی ہے جو کہ پاکستان سے 10 گنا بڑی بنتی ہے اور شاندار GDP گروتھ موجود ہونے کے باوجود، جو کہ پاکستان کے پاس بالکل بھی نہیں ہے، یہ اپنے کروڑوں شہریوں کو مستقل اور باوقار روزگار دینے میں ناکام چلا رہا ہے۔ کیونکہ اتنی بڑی معیشت کا مالک ہونے کے باوجود بھارت کا اپنی 50% سے زائد آبادی کو سرکاری راشن کا محتاج رکھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے معاشی سٹرکچرز کے مسائل کسی عام ملک یا پاکستان جیسے ملک کے بحران سے بالکل مختلف اور اپنی ہی نوعیت میں گہرے اور خطرناک بھی ہیں۔ دوستو، بھارت کی معیشت کے بارے میں یہ حقائق آپ کو کیسے لگے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کبھی ترقی یافتہ ممالک کی صفوں میں کھڑا ہو پائے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور اس طرح کی دلچسپ معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھتے رہنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔